Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23421050 and 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम स्नेहा। थैंक यू सो मच। पहले हेडलाइंस के साथ राजेश। Domestic markets to focus on geopolitical developments and crude oil prices for Qs next week. 17 IPOs, including 6 from Mainboard and 11 from SME, to hit markets next week. Global crude oil prices surge while gold prices declined last week, and foreign investors pump in over 1,000 crore rupees into the Indian equity markets last week. अगले हफ्ते घरेलू बाजारों का फोकस रहेगा दुनिया में जारी भू राजनीतिक गतिविधियों और कच्चे तेल की कीमतों पर। 6 मेन बोर्ड और 11 एसएमई यानी 17 आईपीओज आएंगे बाजार में। पिछले हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ी जबकि सोने में गिरावट। बीते हफ्ते विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। After snapping 2 weeks of losing streak, Indian equity markets will closely monitor geopolitical developments, crude oil price movements, and response to IPOs for Qs next week. Last week, the Sensex gained 1.6% to finish at 82,408 on Friday, while the Nifty also rose 1.6% to end at 25,112. On global front, the market's focus would be on Israel-Iran conflict as US officially joins Israel in striking Iranian nuclear facilities. US attacked heavily fortified sites such as Fordo, Natanz and Isfahan. Iran has pledged to retaliate, sparking concerns of a wider regional conflict. Investors will also keep an eye on crude oil price movements. At the domestic front, after a long time, the primary market is going to see a super busy IPO schedule next week, starting from June 23, as 17 companies are set to hit the Dalal Street with their initial public offers worth 15,800 crore rupees. The IPOs include 6 in Mainboard and 11 in SME segment. Apart from new public issues, the market will also witness 8 new listings next week. ये कॉलर्स के पास चले राजेश। 2 कॉलर इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से योगेश हमारे साथ हैं। योगेश, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी हाल ही में ब्लैक रॉक के साथ में जो है गठबंधन की खबरें आई हैं और ये ब्लैक रॉक का शायद पहले डीएसपी के साथ भी जुड़ा रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक तरह का मतलब कुछ ऐसा नया ऑफर करने वाला है कि इन्वेस्टर्स को सावधान होना चाहिए, या फिर इसके बारे में आपके क्या विचार है? दूसरा सवाल ये है कि आजकल जैसे फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
सेविंग अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं ओटीपी के माध्यम से। तो मैंने ये एडवाइस की थी अपने घर वालों को कि पैसों को लिक्विड फंड में रखा करें और जब भी वहां से जरूरत हो तो कुछ पैसे निकाल लिया करें। तो ये कितना से कारगर स्टेप रहेगा, और क्या कभी म्यूचुअल फंड से भी ऐसे फ्रॉड या स्कैम्स हुए हैं कि पैसा गायब हो गया हो लोगों का? जी, तो जो आपका दूसरा सवाल था रिगार्डिंग द फ्रॉड पार्ट जो आप मेंशन कर रहे थे, सो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लेट्स से योर लाइफ और द डेवलपिंग एमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, जो उसका एक कौन रहता है वो यही रहता है कि ये फ्रॉड टाइप की चीज़ें थोड़ी बढ़ सकती हैं। जो आपने एग्जाम्पल दिया कि सेविंग्स अकाउंट वगैरह से ओटीपी के माध्यम से पैसा इधर उधर चला जाता है, तो ऐसे टाइप की चीज़ से हमें डेफिनेटली बचना चाहिए। और आजकल साइबर अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के मेथड से वहीं स्टोर्ड रहती हैं। सो वाइल दीज हैव प्रोज टूवर्ड्स इट, इसलिए हमें ये सब करना डेफिनेटली चाहिए। एक ईजियर कन्वीनियंट माध्यम बनता है। बट जो आपने सुझाव दिए अपनी फैमिली को कि आप अपना पैसा लिक्विड फंड्स में रखें, एक्चुअली फ्रॉड कहीं पे भी हुआ जा सकता है, क्योंकि हर टाइप के लोग हर जगह होते हैं। किन्हीं का दिमाग ही इसके हिसाब से चलता है कि क्या स्कैम अब करें कि ये हो जाए। और अब हम देख भी रहे हैं आजकल काफ़ी कुछ होता रहता है। म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट टूल, इंस्ट्रूमेंट, पूल्ड व्हीकल होता है, उसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स डले हुए हैं जो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। बट आई वुड से किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए हमें अपना पैसा किसी भी एक जगह सारा नहीं रखना चाहिए। आप सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड्स दोनों में डिवाइड करके रख सकते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, हमें ओटीपी वगैरह कभी भी किसी को भी ऐसे दे नहीं देना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शंस है आपकी, आपके परिवार की, वो सब आप लोगों के बीच में ही है, कोई बाहर का उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। जी, उन्होंने जियो फिन के बारे में पूछा था। जी, तो उनकी ऑब्जर्वेशन सही थी कि डीएसपी के साथ ब्लैक रॉक का पहले एक गठबंधन चल रहा था, बट वो काफ़ी टाइम पुरानी बात हो चुकी है। एंड एज द यूज़र मेंशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ देव टाइड अप एंड इन्होंने अभी सेबी के साथ कुछ फंड्स डाले हुए हैं, बट कुछ डिफरेंट ये ऑफर करेंगे या नहीं, दैट ओनली टाइम विल टेल। Joining us now from Maharashtra is Mangesh. A warm welcome, Mangesh. What's your question? Mangesh, can you hear us? Yes. Good evening, everybody. Market Mantra team. My question is regarding two mutual fund NFOs which I had done. One was HDFC Nifty Digital. This I had subscribed in December 24, but there the returns are negative 27%. And second one was Motilal Nifty 500. This I subscribed in September 24. There also it is negative 27%. So I'm requesting advice as to shall I hold or what shall I do actually? Right. So Mangesh, the fund that you mentioned first up, which was a digital focused fund, as the name suggests, it's a sectoral thematic fund, and thus the kind of negative return that you mentioned, because the fund is focused on the ups and downs that go through the particular sector. However, your time horizon of investing in it is a mere 6-7 months, which is not really the time that you looked at that should be looked at in terms of performance front. I would say if just be aware that only 5 to 10% of your equity portfolio is invested in a sectoral thematic fund like this one, and I am hopeful that you have not really invested a lump sum and you're doing an SIP. I would say maybe you can pause your SIP here, but let the money remain in it, because exiting would not be a good option, since there'll be exit load and tax implications. However, you can definitely wait for, let's say, another year and a half to visualize how the fund has given you, but make sure that the allocation remains around 5 to 10%. Sam, the money can be parked in the mutual fund. Right. He doesn't need to withdraw. Absolutely. That doesn't, because the time horizon of him being invested in it is so minimal that equity can either rise or, let's say, fall. And in this particular case, there's been a fall. So the actual, the way to approach it would be that you hold your money steady there, give it some time, and if maybe after
let's be hopeful that it gives you returns, because the problem with sectoral funds is that there will be downsides, there would be upside, and thus the allocation bit helps you protect against that, the upside as well as the downside. The second fund that Mangesh mentioned was, he mentioned Motilal Oswal Nifty 500. I'm hopeful that that is the exact name. So this one is a diversified fund, and maybe your entry in it would have led to this negative, negative return percentage that you are mentioning, because around September 2024 you mentioned that you invested in it, and that was unfortunately the time when the market started going through that rough patch, which sort of ended around let's say early March 2025. So while you have seen the negative downside of the market, I would say time would be the only medicine here to recoup the losses. जी, अगले कॉलर है दिल्ली से आरएस दहिया. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. Sir, namaskar. नमस्कार. I got two small questions. First is, I want to change the bank name for the purpose of getting a dividend from HDFC Bank to SBI. Now, if I give a request to my depository, will it send all the message to the registrars of all the companies, and it will be done globally? Number two question is, I want to know the opinion of experts about two funds. One is SBI Nifty Next 50 Index Fund and Invesco Infrastructure Fund. Are they good to invest? Right. So, Dhayaji, taking your first question first, you mentioned that you want to change the bank in which you want to receive the dividends, since you would have invested in IDCW plans. So, as far as my knowledge goes, giving out a request to your depository does help in applying that particular change across the board. But I would still say that you should ask this question directly to your DP, so as there is no confusion as such. And regarding your second question, the kind of exposure you are referring to would be, you're saying Nifty Next 50. As an exposure, this particular, these kind of, funds or categories invest in large cap companies which are next to the top 50 companies. So within the top 100, which is the large cap basket, according to SEBI, the biggest companies, but removing the top 50, the next 50 accounts for those companies. So if you are investing in a category like Nifty Next 50, aiming at Nifty Next 50, you are actually getting large cap exposure, which is a decent kind of an exposure if you're wanting to build your equity portfolio. However, it is important if you are in it for a long haul, you have seen how equity markets work. It would be nice to have exposures beyond large cap also, some bit of mid and small cap, and that's where flexi cap kind of categories kick in. The second kind of category you mentioned was a sectoral fund like infrastructure. So sectoral funds, as I was telling to a user before, these are very heavily dependent on the performance of one particular domain of, let's say, India as an economy. So if you believe in it, then maybe you can start investing in a sectoral focused fund. Infra as a theme has has historically also proven that its time definitely comes once a while. And if you believe in it, then you can maybe invest 5 to 10% of your equity portfolio in it. But make sure you do that in terms of with the way of SIP, because lump sum can be a bit tricky here, as well as make sure that you are investing for at least 5 years. From Uttarakhand, we are joined in by Rajendra. Rajendra, a warm welcome to you. नमस्कार सर जी, सवाल पूछे. मेरे दो सवाल हैं सर. मुझे 3 महीने से 1 साल तक की अवधि के लिए अपने बच्चे की बीटेक की फीस के लिए कोई लिक्विड फंड बता दीजिए. और दूसरा है कि मेरा पीपीएफ 15 साल पूरे हो गए थे. मैं बैंक गया था उसके अगेंस्ट लोन लेने के लिए. बैंक ने कह दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अब लोन देना बंद हो गया है, तो आप अपना पैसा निकाल लीजिए. तो उसमें से मैंने लगभग 3,40,000 रुपये मेरा निकला. तो उसके लिए मुझे जो है कोई बढ़िया सा 1 साल तक की अवधि के लिए लिक्विड फंड बता दीजिए. क्या वास्तव में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर लोन देना बंद हो गया पीपीएफ के अगेंस्ट? जी, तो आपके जो दोनों ही सवाल है वो दोनों लिक्विड कैटेगरी पे बेस्ड हैं.
सो आपका ये नज़रिया बिल्कुल सही है कि 3 महीने से 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो लिक्विड काइंड ऑफ कैटेगरीज होती हैं वो परफेक्टली यहाँ पर फिट होती है, सिंस उनमें चाहे जो बेनिफिट होता है वो उतना प्रोनाउंस नहीं होता, बट एट द सेम टाइम जो डाउनसाइड होती है वो भी उतनी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं रहती है जितना हम दूसरे काइंड ऑफ कैटेगरीज में देखते हैं. अब लिक्विड टाइप की कैटेगरी में क्या रहता है कि सारे ही फंड्स में बहुत ही मामूली सा अंतर रहता है जब रिटर्न्स की बात आती है. तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई 2-3 लिक्विड फंड्स जो सबसे बड़े हैं अपने AUM के अकॉर्डिंग और कम खर्चे पे आपको डायरेक्ट प्लान्स मिल जाते हैं, उनको लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो आपने मेंशन करा कि वास्तव में ऐसा ये लोन वाला चीज़ जो PPF के थ्रू मिलता है वो हट चुका है, उस पर मेरी जानकारी इतनी नहीं है. आप ज़रूर अगली बार फ़ोन करिएगा, तब आपको ये जानकारी दे पाऊंगी मैं. जी, अगले कॉलर हैं मुंबई से रत्नाकर. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरा सवाल है कि ये जो म्यूचुअल फंड में 3 साल के बाद भी समझो रिटर्न में ओनली 10% मिल रहा है, तो वो उधर से निकालना जरूरी रहेगा क्या? कितना मिनिमम मिलना चाहिए 3 साल के बाद? दूसरा एक सवाल है कि जो हाइब्रिड इक्विटी एंड डेट फंड या तीनों में क्या फर्क है? तो जी, सो सबसे पहले इन तीनों टाइप के एसेट क्लासेस में क्या फ़र्क होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए फ्रॉम म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट. तो जो आपने मेंशन करा कि 3 साल में कुछ 10% ही दिखता है आपको, ये कम है या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पर ही ये वाला डिफरेंस समझने का पॉइंट आता है जो आप कह रहे थे कि इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में क्या अंतर रहता है. सो इक्विटी एसेट क्लास जैसे हम सबको पता है शेयर मार्केट से लिंक्ड होती है, या फिर स्टॉक मार्केट जिसे हम कहते हैं, जो शेयर्स के उतार चढ़ाव से अपने रिटर्न्स जनरेट करती हैं. ऐसे ही जो डेट एसेट क्लास होती है वो लिंक्ड होती है जो डेट मार्केट्स में जब कंपनियां बॉन्ड्स इशू करती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके रिटर्न्स जो भी बनते हैं उनसे जो एक तरीके का ब्याज मिलता है, उससे जो आपकी रिटर्न जनरेशन होती है. और इन दोनों के बीच में आता है हाइब्रिड टाइप की कैटेगरीज, जो इन दोनों के ही बेनिफिट्स ऑफ कोर्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड को मिक्स करके आपको एक प्रोडक्ट देती हैं, जिसमें आपको एक ही जगह दोनों एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिल जाता है. तो इक्विटी जो होता है, बिकॉज वो शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है, जहाँ पे अपसाइड और डाउनसाइड वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रहती है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है उसका, इसलिए हम उसको डील करने के लिए अपना टाइम होराइजन को बढ़ा देते हैं. इसलिए हम बात करते हैं कि 5 साल से ज़्यादा का आप टाइम होराइजन रखिए, ताकि हिस्टोरिकली देखा गया है जो स्टॉक मार्केट को या इकोनॉमी को गेज करने के लिए जो हम बोलते हैं एक इंडेक्स होता है सेंसेक्स, उसके उतार चढ़ाव अगर आप लंबे समय में देखें तो वो आपको राउंड अबाउट 12% दे देता है. तो वो 5 साल से ज़्यादा की अवधि में ही आपको उस टाइप का रिटर्न दे पाता है. तो जो आपका नज़रिया है कि 3 साल में अगर 10 मिल रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी 3 साल में आपको इससे कहीं ज़्यादा मिल जाए और थोड़ा कम भी मिल जाए. इसीलिए हम अपने 3 साल की अवधि इक्विटी के लिए नहीं रख के इससे ये वाली अवधि हम डेट टाइप की कैटेगरीज के लिए रखते हैं. एंड हाइब्रिड भी वो होते हैं जो आपको कम से कम 5 ईयर्स के लिए रखने चाहिए और अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अपने टाइम होराइजन से अलाइन करनी चाहिए. Moving on, global crude oil prices surged last week in response to heightened geopolitical tensions in West Asia. Brent crude oil futures jumped 3.6% last week to end at $77.01 a barrel, while US crude rose 2.7% to close at $74.93 per barrel. The escalation may trigger a global risk-off sentiment likely to pressure financial markets worldwide. So far in June, crude prices have rallied 24% to breach $75 per barrel level, building on a 4% gain in May. The Strait of Hormuz, a strategic choke point that handles nearly 20% of global oil flows, is now at the center of concern, with markets pricing in potential supply disruptions. Oil prices jumped almost 3% on Thursday after Israel bombed nuclear targets in Iran, while Iran, OPEC, third largest producer, fired missiles and drones at Israel. Neither side showed any sign of backing down in the week-old war. To discuss this, we are joined in by Vinod Kumar, our correspondent from Dubai.
Vinod, a warm welcome to Market Mantra. Thank you. I'm here. Vinod, the global crude oil prices, as we reported, surged last week in response to the heightened geopolitical tensions. Are oil prices likely to spike further next week following a US airstrike now today on the Iranian nuclear facilities? And what impact will that have on the Indian markets? Before we go into the in-depth analysis, there are media reports coming right now that Iran's parliament has approved a closure of the Strait of Hormuz right now, and this is going to create a lot of drama in the international oil markets as well as economies of various countries, because the Strait of Hormuz is a critical maritime stock point with around 20 to 26% of the world's daily oil consumption and up to 20 million barrels per day passing through it. A closure would immediately disrupt oil and gas exports from major Gulf producers like Saudi Arabia, UAE, Iraq, Kuwait. This will definitely trigger a spike in global oil prices. As soon as the attacks happened, various multinational institutions have given a threadbare that $10 of oil price risk premium can be included in the oil price. That is already factored into the current oil price fluctuations that is happening in the last week. But now that today is Sunday and Sunday evening, the market is open again. As this news is coming out, the Strait of Hormuz is being closed. I doubt that the oil price would surge above $100 per barrel. It can fuel inflation, risking recession, and energy-dependent economies. Coming to India, India imports around 5 million barrels per day, and I think that 1.5 million barrels per day comes from this particular area. What we do, there are certain way arounds. We have our own strategic oil reserves, and we have well diversified our oil sourcing capabilities. And seeing all these choke points well in advance, Saudi Arabia had built their own oil port in Yanbu in Red Sea, which connects their northern Strait of Hormuz or Ras Tanura via pipeline to Yanbu. And UAE's Fujairah, UAE is one of our top oil importing countries, have a oil port in Fujairah, which is slightly on the eastern side of the Strait of Hormuz. Yes, we can increase our sourcing from these two particular sources, but still this will not be able to compensate a lot of loss from this particular area, that is the Strait of Hormuz. And we definitely have our diversified sources across the world, be it Russia or other parts. And lately we have started importing from the United States as well. Okay. On the longer run, if you do not consider this particular geopolitical issue that is happening in the West Asia, over the longer run, oil price is having a lower curve because of increased global supply, non-OPEC production growth, and within the internal dynamics of OPEC, there are a lot of fractions. Even though Saudi Arabia says that the production has to be cut, many countries like Kazakhstan and Iraq are exceeding their quotas. Okay, And, Vinod. Plus has also indicated France is gradually some of its cuts. So overall, the non-OPEC oil production in the world is increasing. This would, to a certain extent, will offer our woes. Okay. That was Vinod Kumar, our Dubai correspondent, reporting on the situation on the geopolitical tensions in West Asia. चले अगले कॉलर के पास बिहार से टिंकू इंतजार कर रहे हैं. स्वागत है आपका. सवाल पूछिए. सर, मैं किसी बैंक में गए थे और वहाँ जो आदित्य बिरला टर्न पॉलिसी के बारे में बोल रहा था, तो सर मैं टिंकू, अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम कम करिए प्लीज. 42 का उम्र है जी. अपना सवाल दोहराएं. He has to reduce the volume. उनकी आवाज गूंज रही थी. आप सवाल सुन पाए उनका? जितना मैं समझ पाई थी, वो बताना चाह रहे थे कि वो बैंक गए थे एंड वो एक पॉलिसी उनको सेल करना चाह रहे थे. इसके अलावा मैं कुछ सुन नहीं पाई. Okay, we request all our listeners, when you call us, please ensure that the volume of your radio sets is reduced considerably so that there is no echo. From Pune, we are joined in by Alok. Warm welcome, Alok. Yes, sir.
गुड इवनिंग Good सर। evening. मेरा सवाल है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से कि मैं अलग अलग एएमसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकूं, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे एमएफ सेंट्रल है, जिस टाइप का, या एमएफ सेंट्रल के थ्रू हो सकता है क्या कि मैं जैसे एचडीएफसी का भी, एक्सिस का भी, आईसीआईसीआई का भी अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकूं किसी एक प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली? मुझे अलग अलग जगह लॉग इन नहीं करना पड़े, एक जगह लॉग इन करके मैं वहां से हर तरह के एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। और मुझे आलोक जी, आपकी जानकारी बिल्कुल ही सही है दैट म्यूचुअल फंड सेंट्रल जो एमएफसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आप किसी भी टाइप के फंड, किसी भी टाइप की कैटेगरी, किसी भी एएमसी के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जी, अगले कॉलर हैं यशपाल दिल्ली से। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू। गुड इवनिंग स्नेहा जी। गुड इवनिंग स्नेहा जी, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स. So, is there anything which is better, thematic fund or sectoral fund? And particularly, I want to ask about SBI PSU fund, in which I have invested in lump sum. And so my fund advisor advised me to hold it for another 2-3 years. So at present it is showing a return of -2 to 3%. राइट। सो यशपाल जी, आपने जो मेंशन करा सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स, सो there is no such primary difference between the two kinds, because both of them heavily depend upon the performance of the underlying theme per se for the thematic fund, and sector per se for the sectoral fund. What happens is that when you are building your equity portfolio, it is important to have a diversified one rather than one which is focused on a particular sector or theme. That is why we've been talking about having let's say a 5 to 10% kind of an allocation towards such kind of funds while building your core equity portfolio. The core equity portfolio as such should be built or based upon flexi cap funds. So that is on sectoral and thematic funds. The other point you mentioned regarding one fund that you mentioned, SBI PSU. So again, this one is a PSU focused fund, and it will heavily depend upon how the PSU sector per se has been doing in the economy. It had been having a great run up until let's say 2024, and in the recent times has been hit because of various kind of factors. I would say I would differ here from your, like you mentioned, the distributor. Your investment horizon in such kind of funds should be over 5 years and not 1 to 2 years. Having said that, even a lump sum kind of an investment in such categories or in any equity oriented fund should not be considered, and rather SIP should be considered. Gold prices declined nearly 2% last week, but are expected to rally sharply next week due to escalating geopolitical tensions in West Asia. और एफपीआई पर नज़र डालते हैं। पिछले हफ्ते विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बीते सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में 1209 करोड़ रुपए डाले। इससे पहले मई में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 19,860 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो इस साल अब तक एफपीआई के निवेश का सबसे अच्छा मासिक आंकड़ा रहा। अप्रैल में एफपीआई ने भारतीय इक्विटीज में 4,233 करोड़ रुपए डाले थे। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you, Sneha, for being with us. And before we close, the headlines once again. Domestic markets to focus on geopolitical developments and crude oil prices for Qs next week. 17 IPOs, including 6 from main board and 11 from SME, to hit markets next week. Global crude oil prices surge while gold prices declined last week. Foreign investors pump in over 1,000 crore rupees into the Indian equity markets last week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.